मैम मैं लेफ्ट हो गई थी। अच्छा चलिए जल्दी हाँ, जल्दी ज्वाइन स्टार्ट। करिए। प्रातः स्मरामि गढ़नाथमनाथ बन्धुम् सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उत्कण्ठविघ्नपरिखण्डनचन्द्रदण्डम् आखण्डलादिसुरनायक वृन्देवन्द्यम् आखण्डलादिसुरनायक वृन्देवन्द्यम् प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमानम् इच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम् इच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम् तं तुन्दिलं दुरसनाधिपयज्ञसूत्रम् पुत्रं विलासचतुरं शिवयो शिवाय पुत्रं विलासचतुरं शिवयो शिवाय प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोके दावानलं गडविभुं वरकुञ्जरास्यम् भवतु बहुशोभनम्। मङ्गलाचरणं यथाशक्ति कृतम् अनया कार्यक्रमम् एवम् अग्रे वर्धयन् अहं मोनिका महाभागां निवेदयामि यत् ते कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। विघ्नहर्ता भगवान गणपति की स्तुति के उपरांत अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के इस प्रतियोगितावादी दौर में जहां एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है, सभी लोग अधिक से अधिक धन कमाने और एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। वे ऐसे क्षेत्र का चयन करने लगे हैं जहां जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक धन प्राप्त हो। वर्तमान समय में संस्कृत की स्थिति से हम सभी अनभिज्ञ नहीं हैं। एक समय था जब हम विश्व गुरु थे। जिस देव भाषा के समक्ष समस्त विश्व नतमस्तक है, ऐसी देव भाषा को आज हम विस्मृत करते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। संस्कृत अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या भी दिन पर दिन कम होती जा रही है, क्योंकि उनके सामने ये प्रश्न आता है कि संस्कृत पढ़कर हम क्या करेंगे? क्या हमें पंडित बनना है? संस्कृत पढ़कर हम किस क्षेत्र में जाएंगे? किस क्षेत्र में हम रोजगार प्राप्त करेंगे? ये सभी प्रश्न एक छात्र के मनस्पटल पर सहसा ही उभर आते हैं। आज इन्हीं प्रश्नों का समाधान करने हेतु हमारे समक्ष मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में संस्कृत विषय के मर्म के विद्वान श्री गिरीश चंद्र पंत जी उपस्थित हैं, जो हमारे प्रश्नों का समाधान करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इससे पहले मैं हमारी प्रधानाचार्य महोदया प्रोफेसर हरप्रीत कौर मैम का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो आज हमारे समक्ष हमारे बीच उपस्थित है। वे हमारी सतत प्रेरणा का स्रोत हैं, जिनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के बिना कदाचित इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन संभव नहीं था। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच में से भी समय निकालकर वे हमेशा हमारा मार्गदर्शन। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्रोत्साहन करने हेतु हमारे बीच सदैव उपस्थित रहती हैं। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों के द्वारा हमें अभिषिक्त करें और हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर हरप्रीत कौर मैम। सबसे पहले तो प्रोफेसर पंत का बहुत बहुत स्वागत
कि अपने बिजी शेड्यूल में से अपना जो समय निकाल के हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करने हेतु वो उपस्थित हुए हैं। साथ ही संस्कृत विभाग का जो निरंतर बच्चों के लिए कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम करता रहता है कि बच्चों का मार्गदर्शन हो। और आज का जो कार्यक्रम है उसी लड़ी में एक है जिसमें हम बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि संस्कृत जो एक तो बहुत खूबसूरत भाषा है और साथ ही उसको हम अगर मॉडर्न टाइम से रिलेट करें तो उसमें भी रोजगार के जो हैं एवेन्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो हमें एक बैलेंस करके चलना है कि आप जैसे कि मोनिका ने बतलाया कि ये संतों की भाषा भी रही है और जो हमारे क्लासिक टेक्स्ट हैं वो सारे हमें संस्कृत भाषा में ही जो है उपलब्ध होते हैं और उनके बिना जो आज की स्थिति है या आज की हिस्ट्री को, आज के इतिहास को जो है इंडिया के हम नहीं समझ सकते। इसीलिए उनको पढ़ना बहुत जरूरी है और उनको पढ़ने वाले लोग जो हैं कम होते जा रहे हैं। इसीलिए जो संस्कृत भाषा है उसमें जो आप पढ़ाई कर रही हैं तो हम एक पौधा तैयार कर रहे हैं जो आगे जाके इन टेक्स्ट को पढ़ सके और उसके जो है उसको इंटरप्रेट कर सके और आज के समय में जो उनकी सार्थकता है उसके बारे में बतला सके। तो आप इस जो है और बहुत सारे जो है रोजगार के तो सर बतलाएंगे ही, पर जो मेरी समझ से आज संस्कृत का महत्व और भी क्यों बढ़ गया है NEP 2020 के बाद में, जब हम बात करते हैं कि एक ट्रांसलेशन का जो एक विभाग बनाएंगे और बहुत सारे जो क्लासिक टेक्स्ट हैं उनका भी ट्रांसलेशन किया जाएगा और इस अनुवाद से कई बातें जो है निकल के सामने आएंगी। तो अब जो है एक जो क्लासिक टेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे हैं जिनका अनुवाद नहीं हुआ है और या फिर उनका अनुवाद होना चाहिए और उनकी जो है सार्थकता का भी उजागर होनी चाहिए। तो इसीलिए संस्कृत का महत्व और भी बहुत बढ़ गया है और आगे आने वाले समय में जो हमारी भाषा है, इन भारत की जो भाषाएं हैं, चाहे वो संस्कृत है या चाहे वो और कोई भाषा है, लोकल जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका महत्व बहुत बढ़ गया है। तो आप अपने आप को जो है इस तरह से आप लकी समझिए कि आप ऐसी भाषा पढ़ रही हैं जिसमें आगे जाके रोजगार के जो है एवेन्यूज और भी ज्यादा होंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। सिर्फ जो BA कर लिया वो जो है उतना बहुत नहीं है, उसमें आप अपने आप को जो है एक अपने हुनर को जो है तराशें और कुछ इस तरह से जो है ट्रांसलेशन की बात करें या इस तरह से कुछ कोशिश अभी से करें ताकि आपकी जो लैंग्वेज पे कमांड है वो हो जाए। उसके लिए आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी और आज से मेहनत करें, कोई पर्चे भी छापें और भी बहुत चीजें करें टीचर्स के साथ मिलके। और हमारे जो है अध्यापक हमेशा तत्पर रहते हैं आपके लिए जो बहुत कुछ करने के लिए। तो आप उनके साथ मिलके कुछ ऐसा कार्य करें और कि आप जो है आगे आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें। तो और इसी के साथ बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने आप को समझे कि भी हम संस्कृत तो कर रहे हैं और साथ में हमें जो है आज की आधुनिक समय में हमारी जो सार्थकता क्या है तो उसके बारे में आप समझें और उस तरह से आगे चलें। और तो प्रोफेसर पंत जो है हमें और भी जो रोजगार के जो एवेन्यूज हैं उसके बारे में बतलाएंगे और साथ ही आशा मैडम का, कुलदीप का, मोनिका और भी जो हमारे संस्कृत विभाग के हैं और साथ ही हमारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, आप थोड़ा तेज बोल दीजिए। अच्छा आप मेरे ख्याल मैंने तो खत्म कर दिया था, अगर आप बोले तो। यहाँ तो ठीक है मैम, आवाज मुझे तो क्लियर आ रही है। यस मैम, इधर भी क्लियर आ रही है। रूल भाई लेफ्ट लेके दोबारा से ज्वाइन करो, मैंने भी तभी किया तब आवाज क्लियर आई है। दोबारा लेफ्ट लेके तो तब ज्वाइन करो, अच्छा आएगा आवाज। चलो मैंने तो अब खत्म कर दिया, अगर नहीं आया तो दो तीन बातें मैं सिर्फ जिस्ट बता देती हूँ कि भाई आज के समय में संस्कृत में जो है रोजगार के जो है अब एवेन्यूज जो है बहुत ज्यादा हैं। तो आपको अपने आप को तैयार करना है और उस तैयार करने की लड़ी में हम इस तरह के जो लेक्चर है वो कराते रहते हैं और आज का लेक्चर भी उसी कड़ी में एक है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया के प्रेरणादायक वचनों के उपरांत अब मैं आज के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट वक्ता श्री गिरीश चंद्र पंत जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी मैम आपका माइक ऑफ है।
धन्यवाद मैम। आदरणीय प्रधानाचार्य के महोदया के प्रेरणादायक वचनों के उपरांत अब मैं आज के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट वक्ता श्री गिरीश चंद्र पंत जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। श्री पंत जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के संस्थापक प्रमुख पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में सन 1989 से 2017 तक एसोसिएट प्रोफेसर के पद को विभूषित किया। आपने स्नातकोत्तर कुमायूं विश्वविद्यालय से तथा एमफिल और पीएचडी की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली से सन 1985 में शिक्षा शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। आपके सफल नेतृत्व में 20 छात्रों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तथा 19 छात्रों ने आपके कुशल निर्देशन में एमफिल की उपाधि प्राप्त की। अब तक आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा 2 पुस्तकों में आप चैप्टर प्रकाशित कर चुके हैं। आपके 10 अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। सर 60 कॉन्फ्रेंस व सेमिनार में अपने पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं तथा 12 कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी कर चुके हैं। 25 वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप रिसोर्स पर्सन भी रह चुके हैं। सर की उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है। आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जीआरएफ और एसआरएफ से के अवार्ड प्राप्त किए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ही ओर से एक विशेष रिसर्च प्रोजेक्ट पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त की। इसके अतिरिक्त दिल्ली संस्कृत अकादमी की ओर से आपने संस्कृत समाराधक सम्मान भी प्राप्त किया और भी अनेक सम्मान प्राप्त किए। सूची तो बहुत लंबी है। इसके अतिरिक्त आपने अनेक व्यावसायिक संस्थाओं के सदस्य के रूप में भी आप जुड़े रहे। इन संस्थाओं में बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज इन ह्यूमैनिटीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नेशनल एक्सपर्ट कमिटी फॉर सीबीसीएस कोर्सेज कंस्टिट्यूटेड बाय यूजीसी, ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, वुमेन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, एडिटोरियल एडवाइजरी बोर्ड, शोध संचार बुलेटिन, देववाणी परिषद आदि अनेक संस्थाएं हैं जिसके सदस्य के रूप में आप जुड़े हुए हैं। सूची तो बहुत विस्तृत है, बहुत ही लंबी है, लेकिन हम लोग भी समय की सीमाओं में बंधे हुए हैं और समय में सीमाओं में बंधे होने के कारण अब मैं विलंब ना करते हुए मैं सर को आमंत्रित करती हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। पंत सर, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर। सबसे पहले माँ सरस्वती का वंदन करता हूँ। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। माँ सरस्वती हम सबके निकट रहे, हमेशा बुद्धि के निकट रहे, तो उसकी प्रार्थना करता हूँ। और मैंने चूंकि डॉक्टर कल्पना से ये कहा था कि मेरी क्लास होती है इस समय, तो वो छात्र भी अगर मेरे साथ जुड़ जाएं, तो उन्होंने परमिशन दी है। तो कुछ छात्र हमारे जामिया के भी आपके इस पोर्टल पे जुड़े हुए हैं और मैं उन छात्रों से ये निवेदन करता हूं कि बहुत शांति के साथ सुने और बीच में हमारे गुरुजी बोल रहे हैं करके डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? जो शंका समाधान होंगे वो बाद में हम करेंगे। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदया का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। संस्कृत विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर आशा रानी और हमारे सबके सहयोगी और कहीं छात्राएं इस रूप में भी रहे हैं, मोनिका जी, डॉक्टर कल्पना, डॉक्टर हर्षा कुमारी जी और भी कुलदीप जी, सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से कि आपने मुझे अपने इन बच्चों के साथ सम्मिलित होने का अवसर दिया है। और मैं तो प्राचार्य महोदय से पहले भी लगभग 1-1.5 वर्ष पहले आया था, तो मिला था और वहां का जो वातावरण देखा, माता सुंदरी कॉलेज का एक इंडक्शन प्रोग्राम में एक व्याख्यान के लिए मैं आया था, तो मैं उसकी चर्चा सर्वत्र करता हूं कि कितना डिसिप्लिन कॉलेज है और किस तरह से वहां पर लोग अध्ययन के प्रति इतने जागरूक हैं। तो इसमें मैं हमेशा खुशी जाहिर करता हूं और
मुझे एक बार भी सोचना नहीं पड़ा कि जब कल्पना ने मुझसे कहा कि सर ऐसे ऐसे एक कार्यक्रम के लिए टाइम दीजिए, तो मैंने कहा बिल्कुल, आजकल तो ज्यादातर घर से ही काम करना है, आप कभी भी मुझे जोड़ सकते हैं और कुछ आपस में संवाद होने से एक उत्साह भी बना रहता है अध्यापकों में भी और छात्रों में भी। तो जहां तक बात है संस्कृत से रोजगार की, अभी मोनिका जी जो मेरी उपलब्धियों की लिस्ट गिना रही थी वो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे अध्यापन जीवन का एक पार्ट है और उससे ये तो लगता है कि संस्कृत में काम की कोई कमी नहीं है। अगर आप लिस्ट बढ़ाते जाओगे तो ये तो निश्चित हो जाता है कि काम की कोई कमी नहीं है, काम करने के लिए बहुत है, क्योंकि विषय छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आना चाहूंगा कि जैसा कि अभी मोनिका जी ने उल्लेख किया कि 2016 में जब सीबीसीएस पाठ्यक्रम तैयार हुए तो संस्कृत की जो नेशनल कमेटी के 4 मेंबर्स थे, उस मेंबर्स में मैं भी एक था। और ये जो आज आप यूजीसी के पोर्टल पर जाएंगे, यूजीसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे नीचे जो है सीबीसीएस के कोर्सेज आपको मिलेंगे और हर विषय के कोर्स मिलेंगे। तो उसमें बीए ऑनर्स संस्कृत और बीए प्रोग्राम के लिए जो कोर्स हमने बनाए थे उसकी पूरी की पूरी लिस्ट वहां पर आपको मिलती है। तो मैं छात्रों से ये आग्रह करूंगा कि वो कम से कम एक बार उस पूरी लिस्ट को भी देख लें कि कितने का पाठ्यक्रम हमने सीबीसीएस के अंतर्गत तैयार किए, लगभग 3 महीने दिल्ली विश्वविद्यालय में ही बैठ करके। मैं यहाँ सबसे भूमिका के रूप में रखना चाहूंगा ताकि बात स्पष्ट होती चली जाएगी कि हम कहां से क्या क्या संस्कृत के माध्यम से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम बीए ऑनर्स संस्कृत में 14 कोर कोर्स पढ़ाते हैं जो हमारा बेसिक होता है और जो हमारा शास्त्रीय ज्ञान को आगे बढ़ाता है। उसमें लिटरेचर के अंतर्गत पोएट्री, प्रोज, ड्रामा तीनों हैं, सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर है, सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता जो कि आज मैनेजमेंट के कॉलेजेस में भी इस पर पढ़ाई होती है, गीता पर कैसे मैनेजमेंट होता है। तो उसका प्रारंभ हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनर्स कोर्स से किया, ठीक है। और विशिष्ट जो हमारे कोर कोर्स है उसमें पॉलिटिक्स है, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटी, ये बहुत ही रोचक विषय है, इस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। एपिग्राफी, पेलियोग्राफी, मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत एंड वर्ड लिटरेचर, कि संस्कृत वर्ड में कहां किस किस रूप में पढ़ी जाती है, ये इसका ज्ञान कराने के लिए ये भी एक कोर पेपर के रूप में रखा गया था। और इस प्रकार से ये कोर पेपर के साथ साथ में जो सबसे बड़ी सीबीसीएस का जो मॉड्यूल है वो ये है कि संस्कृत पढ़ने के अलावा, संस्कृत के विद्यार्थियों के अलावा और कौन कौन से विद्यार्थी हमारे संस्कृत के कोर्सेज को पढ़ सकते हैं और कोर कोर्स के अलावा हमारे विद्यार्थी और क्या विशेष कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। तो मैं संक्षेप में वो भी आपके सामने रखता हूं कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत 8 कोर्स हमने बनाए, जिसमें इंडियन सिस्टम ऑफ लॉजिक एंड डिबेट, ये एक ऐसा विषय है कि जो आपके तर्क शक्ति को और डिबेट करने की शक्ति को बढ़ाता है और आप उसमें अगर पारंगत हो जाते हैं तो जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आर्ट एंड बैलेंस लिविंग, जिसके अंतर्गत योग, मेडिटेशंस वगैरह का पाठ्यक्रम बनाया गया है और जिस पर मैं संकेत करना चाहूंगा कि थिएटर एंड ड्रामेटोलॉजी, ये हमने बहुत सोच समझ के बनाया। चूंकि मैं काव्य शास्त्र का विद्यार्थी रहा, नाट्य शास्त्र वगैरह पढ़े और विद्वानों को पढ़ा, तो मुझे लगा कि अगर प्रैक्टिकली हम बच्चों को थोड़ा थिएटर वगैरह सिखाएं तो ये बच्चे आगे चल करके प्रोफेशनली किसी फील्ड में जा सकते हैं। नाट्य जो हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां से कुछ कोर्स और आगे करके अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। लेकिन अब इनका परिपालन कितना हो रहा है, क्योंकि मैं तो 2016 में जब ये कोर्स बन गए तो 2017 के प्रारंभ में दिल्ली विश्वविद्यालय से निकल गया, तो मैं यहाँ की बात रख रहा हूं। और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पर एक अध्यापक जेएनयू से प्रोफेसर गिरीश नाथ झा जी के विद्यार्थी वहां पर अपॉइंट हुए थे विश्वविद्यालय में। तो ये हुआ कि इनका फायदा उठाया जाए और ये टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो भी चल रहा होगा। फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद की जो है जो बेसिक्स हैं वो रखे गए। और एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन संस्कृत लिटरेचर,
वैदिक में और क्लासिकल में, दोनों में, जो कि एनवायरमेंट एक कंपलसरी पेपर के रूप में यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया था FIUP के अंतर्गत। वहां पर देखते हुए एक ऐसा कोर्स बनाया गया कि अगर हमारे विद्यार्थी CBCS के अंतर्गत इस पेपर को पढ़ते हैं तो वो उनके लिए अपने विषय का एक विषय होगा। अब उसके बाद आता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जिसका आज सीधा संबंध है आज के व्याख्यान से, कि हम कैसे अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने एबिलिटी को हम एनहांस कर सकते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से AECC जिसे आप कहते हैं, उसमें 3rd और 4th सेमेस्टर के लिए जो पेपर्स बनाए गए हैं उसमें एक्टिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। अब देखिए, अगर आपने थिएटर एंड ड्रामेटोलॉजी का बेसिक कोर्स पढ़ लिया, उसके बाद आपको थिएटर कैसे करना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, और इस पर मैं तो 5-6 व्याख्यान दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजेज में दिया भी मैंने, और प्रैक्टिकली करके उसको उदाहरणों के द्वारा समझाया। और अब मैं कहीं रिफ्रेशर कोर्स में अगर मुझे व्याख्यान के लिए लोग कहते हैं तो मैं इस विषय को सबसे आगे सामने रखता हूं कि हमारे टीचर्स को स्क्रिप्ट राइटिंग में सिद्ध हस्त होना चाहिए, क्योंकि रामायण महाभारत के सीरियल बने तो उसके सीरियल की कथावस्तु को तैयार करने वाले भी संस्कृत के बड़े अच्छे स्कॉलर्स जुड़े हुए थे उस टीम के साथ में। तो ये कोर्स हम अपने बच्चों को बहुत गंभीरता से अगर लें और उनको सिखाएं तो ये उनके जीवन में एक बहुत बड़ा काम दे सकता है। और हमने आयुर्वेद का कोर्स जो रखा उसको एक और आगे AECC के अंतर्गत उसको थोड़ा और बड़ा करके बताया कि बेसिक वहां पढ़ लिया और इसको यहां रखा। और एक है इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जो है, जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का पार्ट है, आज भी देख लीजिए आप, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स जैसे पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में तमाम ऐसे अभिलेखागार हैं जहां पर लाखों की संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह रखी हुई हैं। उस पर बहुत काम हो रहे हैं। IGNCA बहुत काम कर रहा है, उनके कोर्स भी वहां पर चलते हैं, वो लेवल 1 लेवल 2 स्क्रिप्ट पढ़ने के, वो शारदा, खरोष्टी, ब्राह्मी वगैरह पर चलाते हैं। तो ये अगर बेसिक हम बच्चों को अपने BA ऑनर्स के कोर्स में पढ़ा देते हैं तो ये आगे चल करके वहां पर पोस्ट डॉक्टर, ये पोस्ट मास्टर डिप्लोमा, मास्टर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स जो है, ये उनको वहां पर सीखने में बहुत आसानी होती है और उसका बहुत फायदा विद्यार्थी उठा रहे हैं। अब मैं आता हूं, यहाँ पर BA प्रोग्राम होगा, क्योंकि BA प्रोग्राम में बच्चे थोड़ा ज्यादा अच्छा करते हैं। मेरा जो दिल्ली विश्वविद्यालय के 28-29 साल के टीचिंग का अनुभव रहा है, तो मैंने देखा है कि जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ ज्यादा गंभीर होते हैं। ज्यादा गंभीर इसलिए भी होते हैं कि उनके संस्कृत के अलावा 3 और सब्जेक्ट्स होते हैं और वो उसमें भी अच्छा करते हैं, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाने के लिए उनके पास काफी अच्छी सामग्री इकट्ठी हो जाती है और वो काफी सफल भी होते हैं। तो उसमें भी जो कोर कोर्सेज हैं वो हमने 4 बनाए, क्योंकि उसमें 4 ही सेमेस्टर में पढ़ सकते थे, 2 सेमेस्टर में फिर दूसरी लैंग्वेज को लेते थे। MIL में हमने 1, 2, 3 करके 6 कोर्स बनाए कि जिसने 8th क्लास तक संस्कृत पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तो वो C ले लेगा, जिसने 10th तक पढ़ी है वो B ले लेगा, जिसने 12th तक पढ़ी है वो A ले लेगा। उसमें भी अलग अलग करके B1, B2, B3, A1, A2, A3 करके ये हमने कोर्सेज तैयार किए। और उसमें जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स हैं वो भी 4 हैं। और उसमें जो 4th सेमेस्टर का कोर्स बनाया था वो था नेशनलिज्म एंड संस्कृत लिटरेचर, कि ये एक बहुत बड़ा विषय है, नेशनलिज्म एंड संस्कृत लिटरेचर, जो केवल हमें संस्कृत वालों के लिए नहीं बल्कि संस्कृतेतर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। ये बहुत ही अच्छा रुचिकर विषय रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं देशबंधु कॉलेज में था तो पॉलिटिकल साइंस के 65 बच्चों की क्लास सारी की सारी जो है वो मुझसे ये पेपर पढ़ती थी और उनको बहुत अच्छा लगता था। उनका जो ज्ञान वृद्धि होती थी कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट चला वो किस तरह से चला और उसमें साहित्यकारों का क्या योगदान रहा, उनकी एक भूमिका उनको मिल जाती है। तो ये इसलिए मैं इस तरफ दे रहा हूं कि ये ऐसे विषय हैं जो आपके आगे आपकी रोजगार की दिशा में आपके लिए बहुत सहायक हो सकते हैं। एक जेनरिक इलेक्टिव के अंतर्गत हमने जो 6 कोर्स बनाए, वो 6 कोर्स के अंतर्गत हमने संस्कृत मीडिया एक रखा, क्योंकि आप जानते हैं कि दूरदर्शन पर समाचारों, दूरदर्शन और आकाशवाणी पर समाचारों का प्रसारण, संस्कृत वार्तावली के अंतर्गत कुछ संस्कृत के कार्यक्रमों का वहां से प्रसारण बहुत पहले से शुरू हो गया था और समाचार आकाशवाणी से तो बहुत पहले से था।
तो हमने ये सोचा कि अगर हमारे बच्चे थोड़ा सा बेसिक इसको यहाँ पर जान लेंगे तो आगे चल करके थोड़ा अभ्यास करके वो वहां पर जा सकते हैं दूरदर्शन वगैरह से, क्योंकि समाचार संपादक के रूप में, समाचार रीडर के रूप में, प्रवाचक के रूप में वहां पर टाइम टाइम पर जो है वो क्योंकि वो 24 घंटे का कार्यक्रम है तो वहां पर काफी बच्चे काम कर रहे हैं। अभी मेरा एक विद्यार्थी जो है वहां पर न्यूज रीडर के लिए सिलेक्ट हुआ है आकाशवाणी में, और भी तमाम बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये एक विषय था, लेकिन ये कितना पढ़ाया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, क्योंकि हर कॉलेज में हर विषय को पढ़ाने की फैकल्टी उपलब्ध नहीं थी। तो उस समय इसके पीछे उद्देश्य ये था कि अगर 10 कॉलेज के 4-4 बच्चे अगर एक विषय को चुन रहे हैं और एक कॉलेज में वो विषय पढ़ाया जाता है, उसका विशेषज्ञ है, तो वो बच्चे वहां चले जाएंगे और वहां का क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये उस समय एक थीम थी, और इसमें कितना सक्सेस मिली है ये मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं उससे जुड़ा नहीं हूं। AEEC के अंतर्गत जो है जो 6 कोर्स बनाए गए थे वो उसमें बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योतिष और इंडियन आर्किटेक्चर सिस्टम, तो ये 2 कोर्स ऐसे हैं कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्योंकि मेरे ये भी एक रुचि का विषय था काव्य शास्त्र के अलावा, और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ज्योतिष का कोर्स BA प्रोग्राम में शुरू हुआ था, तो उसके लिए हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन से, संस्कृत डिपार्टमेंट में, और सभी कॉलेजेस के टीचर्स की गवर्निंग काउंसिल ने ये कोर्स पास किए। और उस समय बृहत संहिता का वास्तु विद्या अध्याय जो है वो लगाया गया, उसको वो लगभग 8-10 साल उस कोर्स को पढ़ाया, और वो थोड़ा कठिन था। तो बाद में ये हुआ जब हम ये कोर्स बना रहे थे कि थोड़ा सा सरल इसमें कोर्स बनाया जाए, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो मुझे वहां वास्तु सौख्यम पुस्तक मिली, राजा टोडरमल की तैयार की हुई, जिसमें बृहत संहिता और गर्ग संहिता, बृहस्पति संहिता आदि से उन्होंने संकलन करके वो एक अच्छा पुस्तक मंगाया। तो मैं उसको ले आया अपने साथ, मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने यहाँ रखा कि भाई इसको हम रखते हैं, इस कोर्स को। और मैंने तो अपने यहाँ जब तक मैं देशबंधु कॉलेज में था तो ये पेपर ज्योतिष का और आर्किटेक्चर का मैं पढ़ाता रहा, और मेरे बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने ज्योतिष का, क्योंकि ज्योतिष चंद्रिका लगी थी, वो बेसिक एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी फंडामेंटल्स हैं ज्योतिष के, वो पूरा का पूरा अगर कोई अच्छा अध्यापक पढ़ाने वाला है तो वो समझा देता है। फिर मैंने उनको सलाह दी कि भारतीय विद्या भवन जो है वो ज्योतिष पर अलंकार और आचार्य के 2 कोर्स कराता है, आप थोड़ा सा और परफेक्शन लाने के लिए वहां से कर लीजिए। तो मेरे 3-4 विद्यार्थियों ने वो कोर्स वहां से भी किया, और वो काफी अच्छे उन्होंने इसमें सिद्धहस्त प्राप्त किया, और अपना जाकर के उन्होंने अपने अपने कॉलोनीज में या मार्केट्स में कहीं पर भी एक ऑफिस खोल करके, कंप्यूटर रख करके, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके वो अपना काम करने लगे। तो अच्छा रोजगार कर रहे हैं। एक बच्ची ने तो यहाँ कमला नेहरू की थी वो, तो उसने जब मेरा व्याख्यान सुना तो उसने कहा सर मैं भी करना चाहूंगी। आज वो ग्रीन पार्क जो एरिया है साउथ दिल्ली का पॉस एरिया, वहां पर एक अच्छी जगह पर ऑफिस लेकर के उसने 3-4 और लोगों को काम दिया हुआ है इस बारे में, ज्योतिष परामर्श के लिए। तो ये एक बड़ा फील्ड है जो, लेकिन यह है कि हर चीज में स्किल डेवलप आपको करना पड़ेगा। कोई भी आप पढ़ते हैं तो जब तक उसमें परफेक्शन आपका नहीं आएगा तब तक वो फिर मार्केट में चलेगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहली जरूरत तो ये है कि ये जो मैंने थोड़े से उदाहरण के रूप में आपके सामने रखे कि ये कुछ इसमें ऐसे कोर्सेज बनाए गए थे जो हमें सीधे सीधे रोजगार के साथ जोड़ते हैं। और बाकी जो बड़े कोर्सेज हैं, कोर कोर्सेज हैं, वो तो हमारे डेवलपमेंट के लिए है ही हैं। आगे हम उन्हीं विषयों में मास्टर्स करते हैं, तो जब मास्टर्स करते हैं तो उसमें हमारे फिर शास्त्रों का अध्ययन होता है, ठीक है नहीं, आप व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, जो है आपका काव्य शास्त्र, धर्म शास्त्र, एपिग्राफी, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ये फिर अध्ययन के बड़े केंद्र हो जाते हैं जो हमें आगे हमारे जीवन में जीविका की एक दिशा को तय करते हैं। और ये अध्यापक सभी लोग बताते हैं, क्योंकि जो भी आज आपके सामने आपके अध्यापक लोग हैं वो बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पहुंचे हैं, इन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करके पहुंचे हैं। और आने वाले समय में अगर सब ठीक ठाक रहा तो संस्कृत में ये जो अध्यापन का क्षेत्र है ये तो बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता जा रहा है। तो मैं अब उस जगह पर आता हूं जहां पर हमें आज के काम के लिए जोड़ा गया, इन्हीं के बेस पर। अब देखिए, मैं छात्रों के लिए केवल बात कर रहा हूं कि अब आपके मस्तिष्क में ये कई बातें उठती होंगी जब आपने एडमिशन लिया होगा
कि ले तो लिया है, या तो कहीं मिला नहीं इसलिए ले लिया है, या माता पिता के प्रेशर में ले लिया है। मैंने तो इसी तरह से पढ़ा था, मेरे पिताजी का बहुत प्रेशर था तो मैंने इसलिए संस्कृत पढ़ी थी, और माता पिता का प्रेशर था, उन्होंने सोच समझ के लिया होगा, तो आज वो वही काम आया मेरे, और इसलिए मैं उसको वरदान समझता हूँ, माता पिता का आशीर्वाद समझता हूँ। तो ये आप भी समझें सभी लोग। अब प्रश्न उठता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गिरीश पंत नाम से फेसबुक में हूं, और उसमें कुछ मेरे वीडियोज, फोटोग्राफ्स वगैरह हैं। तो सबसे पहला जो वीडियो 2017 में जामिया की मीडिया टीम ने बनाया मेरे ऊपर, वो लगभग 40-45 मिनट्स का है, वो मेरे फेसबुक पे पड़ा हुआ है। तो वहां पर मुझसे यही पूछा गया संस्कृत के बारे में कि क्या इसका स्कोप है, क्या है। तो उसको कभी फुर्सत में आप लोग कान में वो लगा करके तब वो सुनाई पड़ेगा, उसको सुनिएगा। तो बहुत सारी बातें मैंने वहां पर कह रखी हैं, और वो ऐसे नहीं कह रखी हैं क्योंकि एक लंबा अनुभव इस विषय से जुड़े होने का है, और उसी रास्ते पर हम लोग जामिया में चल रहे हैं। तो मैंने वहीं पर स्टार्ट किया जब मेरे से ये पूछा गया कि ये बताइए कि संस्कृत सरकार खोल रही है, जामिया में अभी तक नहीं था, अब आ गया है, तो इसका कार्य क्षेत्र क्या है। तो मेरा उसमें पहला सेंटेंस है कि भारतवर्ष में या विदेशों में कोई भी विषय, कोई भी भाषा पढ़ने के पश्चात जो रोजगार प्राप्त होता है, वही रोजगार संस्कृत को पढ़ने के पश्चात भी प्राप्त होता है। पहली बात। और यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं कि, और सबसे ऊंचे लेवल से स्टार्ट करते हैं कि जहां पर जो सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती है भारतवर्ष में, वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से होने वाली सिविल सर्विसेज की नियुक्तियां। अब आप कहेंगे साहब संस्कृत से वहां से कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर यूपीएससी के अंतर्गत प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करने के बाद में जो मेन एग्जाम्स होते हैं, उसमें प्रिलिमिनरी में जो है वो 2 पेपर हैं उनके, जनरल स्टडी जीएस और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, CSAT। तो दोनों 200 नंबर के होते हैं। तो उसमें जीएस के अंतर्गत जो हमारा संस्कृत का विषय है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो पोर्शन है उसमें मैंने जैसे कहा कि आप नेशनलिज्म एंड इंडियन लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं, मैंने उसमें इंडियन लिटरेचर अपने यहाँ पीजी के CBCS के लिए जब मैंने डिजाइन किया जामिया में, तो मैंने इसी पेपर को अपने यहाँ नेशनलिज्म एंड इंडियन लिटरेचर, केवल संस्कृत नहीं बाकी भारतीय साहित्य जो है वो कैसे हमारे फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसको भी मैंने शामिल किया। यही दृष्टि रखते हुए, क्योंकि जामिया बहुत कोचिंग के माध्यम से बहुत अच्छे सिविल सर्विसेज को पैदा करता है, मैं तो ये कहूंगा। तो उन बच्चों के लिए मैंने ये पेपर वहां पर इस तरह से डिजाइन किया, तो वो आपके वहां पर बहुत काम आता है। एनवायरमेंट का जो पेपर है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो पेपर है यूपीएससी के लिए, तो हमारा भी एक पोर्शन है, हमारा जो लिटरेचर है वो एनवायरमेंट अवेयरनेस के ऊपर क्या कहता है, तो कहीं कहीं वो उससे भी टच करता है। और मेन पेपर के अंतर्गत टोटल 7 पेपर होते हैं, जिसमें 5 पेपर के अंतर्गत एसए और जीएस के पेपर हैं। और उस जीएस में आप अगर संस्कृत लिटरेचर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो बहुत सारे आपके जीएस के प्रश्न जो है वहां से सॉल्व होते हैं। और दूसरी बात आती है ऑप्शनल पेपर की। तो जितने भी भारतीय भाषाएं हैं, जितने भी भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे ऑप्शनल पेपर के रूप में होते हैं। तो संस्कृत के अंतर्गत 2 ऑप्शनल पेपर हैं। आप यूपीएससी की वेबसाइट खोल करके वहां पर सिलेबस देख लीजिएगा, तो बहुत कठिन सिलेबस नहीं होता है। अगर ठीक से तैयारी की जाए तो संस्कृत को लेकर के भी यूपीएससी को पास किया जा सकता है। हालांकि अभी थोड़ा सा मुझे इस बात की उदासी है कि जो बच्चे संस्कृत लेकर के इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंच जाते हैं सारे एग्जाम पास करके, वहां पर वो उनको तहजीब नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। मुझे इस बात से थोड़ा सा निराशा है, क्योंकि मेरा एक विद्यार्थी जिसने बहुत अच्छी तैयारी की, वो पिछले वर्ष सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू तक पहुंचा, और तैयारी भी अच्छी थी, क्योंकि वो हर बार वीडियो बना करके इंटरव्यू देने के मुझे भी भेजता था, बाकी टीचर्स को भेजता था। लेकिन फाइनली वो इंटरव्यू में नहीं हुआ। लेकिन उस विद्यार्थी ने जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सबऑर्डिनेट पोस्ट होती हैं
तो उसमें डिप्टी डायरेक्टर पुलिस की पोस्ट उसको मिल गई है और वो अब ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। तो संस्कृत से भी हम ये कर सकते हैं। ये पहली बात हुई कि यूपीएससी के लिए अगर अभी से आप ठान लें कि मुझे यूपीएससी संस्कृत से निकालना है, तो आप आराम से 17 महीने की ट्रेनिंग है। आपके बहुत सारे जीएस के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दूसरी जगह हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपकी जगह पर अध्यापक या गार्जियंस या कोई आपका मित्र नहीं करेगा, वो आपको ही करना है। इसी प्रकार से जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की सबऑर्डिनेट की सिलेक्शंस होती हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं, वहां पर भी जहां तक मैं जानता हूं तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी यही बिल्कुल स्ट्रक्चर है। वहां पर संस्कृत आप एक ऑप्शनल पेपर के रूप में 2 पेपर होते हैं, वो आप ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं 2 बार परीक्षक रहा हूं और दोनों पेपर मैंने 2 बार सेट किए। वो अब इसलिए बता रहा हूं कि चूंकि रिपीट नहीं होता है 2 बार से ज्यादा, तो अब मैं रिपीट नहीं होऊंगा, तो मैं बता रहा हूं कि मैं वहां का परीक्षक रहा हूं पब्लिक सर्विस कमीशन का, और वहां पर बच्चे संस्कृत को लेकर के भी पोस्ट पा जाते हैं, क्योंकि अभी भी हिमाचल प्रदेश में संस्कृत का अच्छा बोलबाला है। उत्तराखंड में भी आप जानते हैं कि आज जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां हों और इंटरमीडिएट कॉलेज के पीजीटी या जिसको लेक्चर कहते हैं उसकी नियुक्तियां हों, टीजीटी की नियुक्तियां हों, सभी नियुक्तियां वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रही हैं। और इस बार तो दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 या 10 बच्चे जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो सभी प्रदेशों के पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मतलब स्टेट लेवल पर जो सबसे ऊंची नौकरियां होती हैं, वहां पर संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं को तहजीब दी जाती है और वो उनका पाठ्यक्रम बना हुआ है। आप विद्यार्थी लोग हर स्टेट के उसको भी देखते रहा करें। आपके अंदर ये हॉबी होनी चाहिए वेबसाइट देखने की, वहां से नॉलेज गेन करने की। अब आती है बात जहां पर हम लोग हैं, हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में आपके सभी प्राध्यापक गण बताते ही होंगे आपको कि कैसे कैसे आपने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के बाद कैसे आपने नेट की तैयारी करनी है। तो यूजीसी का नेट एग्जाम भी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है, और कई बार यूपीएससी की तैयारी साथ साथ करते हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो उनका जेआरएफ हो जाता है, जूनियर फेलो, और अच्छी फेलोशिप होती है, 30,000 35,000 रुपया महीने की फेलोशिप है। वो आप मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। आपने बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो सिलेबस पढ़ा है वो अगर अच्छा तैयार है तो उन्हीं सब में से प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम ही लोगों में से पेपर डिजाइन करते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही होते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे ने फर्स्ट ईयर में जो पेपर पढ़ा है उसमें से भी प्रश्न आए, सेकंड ईयर में आए, थर्ड ईयर में आए, हर फील्ड से आए, जितनी भी हमारी विधाएं हैं संस्कृत की, उस सब में से प्रश्न रखे जाएं और उसका वेटेज बराबर दिया जाता है। इसलिए मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर भी आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो वहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, सभी सरकारी और गैर सरकारी जितने भी स्कूल्स हैं, कहीं पर 12th तक, कहीं पर 10th तक, और 10th तक तो तकरीबन सभी स्कूल्स में संस्कृत की पढ़ाई होती है, और आने वाले समय में ये और बढ़ेगी, और हो सकता है कि 12th तक अब कंपलसरी हो जाए। नवोदय विद्यालय में अभी तक नहीं था, तो अभी मिनिस्ट्री का आदेश पारित हो गया है कि अब नवोदय विद्यालय में संस्कृत पढ़ने के लिए अवेलेबल रहेगा। जब अवेलेबल रहेगा तो इसका मतलब एक अध्यापक की जरूरत प्रत्येक नवोदय विद्यालय में होगी। तो वो भी एक क्षेत्र बढ़ रहा है। और सेंट्रल स्कूल्स में बंद हो गया था, जिस समय हम लोग चाह रहे थे कि चलो कॉलेज में जब तक नहीं मिलती है नौकरी तो स्कूल में ही कर लेंगे, सेंट्रल स्कूल वगैरह के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते थे, लेकिन उस समय पीजीटी हटा दिया गया। उस समय तक पीजीटी होता था, तो टीजीटी में जाना नहीं था, तो फिर हम खैर कोशिश भी नहीं किया। अब दोबारा रिवाइव हो रहा है सेंट्रल स्कूल्स में। जर्मन को उसकी जगह पर रख दिया गया था, संस्कृत ले ले या जर्मन ले ले, और कहीं कहीं हो सकता है वेटेज फिर बच्चे जर्मन को ही दे रहे थे। बाद में फिर इस बात को महसूस किया गया कि संस्कृत हटाना नहीं चाहिए। तो ये सब विद्यालय, चाहे प्रशासकीय हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, संस्कृत का अध्यापक तो सब जगह होता ही है। और अच्छे अध्यापक की नौकरी तभी मिलती है, अच्छे स्कूल तभी मिलते हैं जब आपके अंदर में आपने अपना ये स्किल डेवलपमेंट किया होता है, अपना ठीक से पढ़ाई की होती है। तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। अब जो कुछ स्पेशल फील्ड है,
हाँ, इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो मेरा सबसे पहले मैंने कहा था कि जो नौकरी किसी भी विषय से मिल सकती है वो संस्कृत से भी मिल सकती है। ये मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारी सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जहां पर आपके पास में एक ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। अब आप बीए ऑनर्स संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी केवल संस्कृत तो नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत के साथ साथ आप अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, रीजनल लैंग्वेज पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ न कुछ आपके पास किसी न किसी रूप में रहता है। तो उन विषयों को भी ठीक से पढ़िए। आप बैंक की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सभी विषयों से प्रश्न आएंगे आपके पास में। तो आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हैं या किसी भी विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हैं, तो आप क्वालिफाई करते हैं। आप मेहनत करिए दूसरे विषयों में भी थोड़ा सा, और कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो आप समझ नहीं सकते हैं। तो आप कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी नौकरी में आप जा सकते हैं। मेरा पहला ग्रेजुएट जो देशबंधु कॉलेज में मैं जब ज्वाइन किया तो फर्स्ट ईयर में आया था, उसका नाम है दिगंजय सिंह, बिहार से था वो। ऑनर्स करने के बाद उसने रेलवे पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई किया, सब इंस्पेक्टर के लिए। लखनऊ गया, इंटरव्यू हुआ, तो उसने उसके इंटरव्यू से प्रभावित होकर के एक एक्सपर्ट ने पूछा कि तुम किन टीचर्स से पढ़े हो। तो उसने कहा जी मैं टीचर्स तो बहुत पढ़ा हूं लेकिन मैं एक टीचर का नाम लेना चाहता हूं। तो उसने मेरा नाम लिया कि मुझे उन्होंने जो है काफी मोटिवेट किया है और इसलिए मैं इस नौकरी के लिए भी आया हूं, और वो सिलेक्ट हो गया। आज मेरे ख्याल से अब तो काफी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया है। तो कहीं पर भी जा सकते हैं आप, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी के थ्रू आप ग्रेजुएट के लिए जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी थे, 12th क्लास के बाद भी जा सकते थे, तो उसके लिए भी आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। आप बैंक में जा सकते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स वगैरह ठीक ठाक है, होता ही है, स्कूल में पढ़ा होता है, थोड़ा और मेहनत करके वहां पर आप जा सकते हैं। तो ये हुआ कि ऊपर से लेकर के सामान्य जो नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, कहीं पर भी आप ये मत समझें कि आप कहीं पर आप केवल संस्कृत के हैं तो आपको और नौकरी नहीं मिल सकती है, मिल सकती है। अब कुछ जो स्पेशल फील्ड हैं जिनकी तरफ मैंने पहले भी शुरू में, मुझे समय बता दीजिएगा आशा जी, कितना मुझे और समय देना है? या अपनी बात पूरी कीजिए, कहिए। अच्छा, हाँ, जी। तो स्पेशल जो फील्ड है जिसमें मैंने पहले कहा कि वास्तुकार सलाहकार के रूप में आप जा सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं ऑफिस खोल लेते हैं एक आर्किटेक्ट के रूप में, तो और संस्कृत का आर्किटेक्ट आपने एंशिएंट आर्किटेक्चर सिस्टम पढ़ा हुआ है, आप थोड़ा सा उसको इंक्रीज करिए। कोई बड़ी चीज नहीं, आप पुस्तकें पढ़ के भी उसको ला सकते हैं। या जो बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठे हुए हैं, आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं, उनके साथ में भैया कुछ बेसिक्स ऐसे हैं कि जो आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, वो मैं बताता हूं आपको जो है, ठीक है। हमारे यहाँ जो शास्त्रीय विधान है वो इस तरह का है, तो मुझे आप थोड़ा सहायक के रूप में रख लीजिए, ठीक है। आप कहीं पर 1000 रुपया लेते हैं तो 250 रुपया मेरे को भी दिला दीजिए वहां से। तो इस तरह से कुछ बच्चे हमारे कर रहे हैं वो, क्योंकि आजकल दिल्ली में देख रहे हैं कि सब जगह जो आबादी बढ़ रही है और बड़े बड़े छोटे छोटे प्लॉट में भी बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, तो वो बच्चों ने कुछ काम चुना हुआ है कि चलो मैं एक ऑफिस खोल लेता हूं, आपको घर बनाना है, 50 गज में बनाना है, 100 गज में बनाना है, तो थोड़ी सी सलाह मेरे से भी ले लीजिए, ठीक है। उसने 1000 रुपया, आर्किटेक्ट 5000 रुपया लेता है नक्शा बनाने का, ये कहता है मैं 1000 रुपये में बना कर देता हूँ आपको जो है। तो इस तरह से भी आप वहां पर, और यही बात है ज्योतिष के लिए। देखिए ज्योतिष जो है वो वेदों का नेत्र कहा गया है। बिना ज्योतिष की आंख के देखे आप कोई भी कर्मानुष्ठान हो, शुभाशुभ कर्म हो, वो आप नहीं कर सकते हैं। आज भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो, लेकिन अच्छे ज्योतिषी नहीं है। मंदिरों में जो पंडितों की भर्ती हो जाती है, आप समझेंगे कि ये बड़ा विद्वान है, कुछ एक आध 2-4 होंगे, लेकिन मेरा जो अध्ययन है, जितना मैं जानता हूं, ज्योतिष किसी को नहीं आता है, और ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो एक अच्छे ज्योतिषी बन करके आप अपने समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लोगों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और अपनी छोटी मोटी आजीविका भी चला सकते हैं। लोगों ने ज्योतिषी बनकर के खूब पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और ज्योतिष इस बात की इजाजत नहीं देता है। आप उतना ही रखिए अपने को सीमित जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं। धन कमाने के लिए ज्योतिष करेंगे तो वो ज्योतिष कभी भी फलीभूत नहीं होता है, और एक दिन समाज में उसकी बदनामी हो जाती है। तो मेरा ये अनुभव रहा है लोगों को देख करके, इसलिए मैं ज्योतिष भी करता हूं, लेकिन मैंने कोई इस तरह का इसको बिजनेस नहीं बनाया। मैं बनाना चाहता था
तो जितनी सैलरी मुझे मिलती है शायद उससे दुगना मैं महीने का कमा सकता था, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। लेकिन जिसके पास और कोई काम नहीं है, वो अगर इसको व्यवसाय के रूप में लेना चाहता है, ईमानदारी से करता है, तो ये एक अच्छा क्षेत्र है। और दिल्ली विश्वविद्यालय से ज्योतिष में एमफिल पीएचडी वगैरह करने के बाद भी कई छात्र इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक है कि आप ये जो नेशनल आर्काइव वगैरह की मैंने बात की, तो आप यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद में ये जो है IGNCA कोर्स कराता है, स्क्रिप्टोलॉजी पे कराता है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी पे कराता है। हमारे विद्यार्थी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनमें से 2 विद्यार्थियों ने एमफिल के साथ साथ उन्होंने वहां से पोस्ट PG डिप्लोमा वो उन्होंने किया है। तो शारदा लिपि को अच्छा पढ़ सकते हैं, आगे कोई काम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वहां आप कर सकते हैं। लिपि पाठक के रूप में आपकी कहीं पर भी नौकरी मिल सकती है। आगे आने वाले टाइम में इसका क्षेत्र काफी बढ़ेगा। तो और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, अगर देखो हम लोग मोबाइल कंप्यूटर चलाने में बहुत रुचि रखते हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छा कंप्यूटर स्किल डेवलप कर लें, तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में आप जा सकते हैं, उसकी जरूरत सब जगह हो सकती है। तो कम से कम कंप्यूटर चलाना अच्छा आप सीख जाते हैं तो वो भी एक रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है। किसी भी नौकरी पे आपकी जरूरत होती है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। आप विभिन्न शोध परियोजनाओं में जो है आप रिसर्च स्कॉलर के रूप में जा सकते हैं। संस्कृत के अगर थोड़ी सी अंग्रेजी अगर ठीक ठाक है तो आप वहां पर भी आपके लिए काम मिलता है। ट्रांसलेटर एक बहुत, जैसे कि प्राचार्य महोदया बता रही थी, ट्रांसलेशन एक बहुत उभरता हुआ फील्ड है। अभी संस्कृत से ट्रांसलेशन बहुत कम हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी बड़ी मदद मिल रही है। तो ट्रांसलेशन का काम हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ 2 शोध योजनाएं थी हमारे, जब हम गए तो हमें बताया गया कि अंग्रेजी विभाग में जो सैप प्रोजेक्ट होता है UGC की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ, तो उन्होंने प्रेमचंद की सभी कहानियों और उपन्यासों को उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट था। उर्दू विभाग ने टैगोर की सभी साहित्य को उन्होंने MHRD से प्रोजेक्ट लेकर के उसको उर्दू में उन्होंने ट्रांसलेट किया और 14 वॉल्यूम में वो छपा। तो इस तरह की परियोजनाओं में संस्कृत वाले भी मेरे ख्याल से लगेंगे। मैं भी सोच रहा हूं कुछ करूं अब, तो अब थोड़ा फुर्सत मिली है। तो मैं बता दूं कि अभी मैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं हूं, मेरा टेन्योर पूरा हो गया है, अब मैं थोड़ा पढ़ने लिखने में लगा हुआ हूं। तो इस बीच में कुछ कार्य हम लोग करेंगे। और पत्रकारिता एक बहुत बड़ा फील्ड है जो मेरा पहले से भी रुझान था। तो मैंने अपने यहाँ एक पेपर के रूप में संस्कृत पत्रकारिता BA ऑनर्स में शुरू किया। और जैसा कि मैंने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने GE के अंतर्गत वो मीडिया रखा था, तो मैंने शुरू ही कर दिया। और मुझे टीचर भी अच्छे मिल गए। सुनील जोशी जो दूरदर्शन के लिए वार्तावली कार्यक्रम देते हैं, बहुत अच्छा स्किल है उनका। तो उनको मैंने गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाया और उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को दूरदर्शन ले जा करके वहां से परमिशन लेकर के उनको प्रैक्टिकल भी वहां पर जाकर के कराए। आगे हमारे यहाँ हमारी बिल्डिंग अब तैयार होके हैंडओवर होने वाली है, तो मीडिया लैब का हम सामान खरीद चुके हैं। तो हम उस पर एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स अपने यहाँ प्रारंभ करेंगे। लेकिन ये कोर्स जो है सेल्फ फाइनेंस का होगा, क्योंकि अभी उसके लिए फंड फीस के माध्यम से जुटाना संभव नहीं है। तो यहाँ से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कोई आप वहां पर आना चाहेंगे तो ये भी कोर्स हम कर रहे हैं। और ये इसमें आप दक्षता प्राप्त कर लेते हैं पत्रकारिता में, तो केवल संस्कृत पत्रकारिता ही उसका फील्ड नहीं है। संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर वो पत्रकार बनता है तो वो हिंदी पत्रकारिता को और अच्छी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। डॉक्टर शिवकांत शर्मा जो BBC में संस्कृत, यहाँ पहले आकाशवाणी में थे, संस्कृत न्यूज रीडर थे, उसके बाद वो BBC चले गए हिंदी सेवा में। मेरे मित्र हैं JNU में मीडिया सेंटर के चेयरपर्सन है प्रोफेसर हीरामन तिवारी, उन्होंने BBC से स्टार्ट किया, फिर NDTV के वो चीफ न्यूज एडिटर बने जब वो वापस आए ऑक्सफोर्ड से। और बाद में फिर JNU ने सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज में ज्वाइन किया, क्योंकि उस फील्ड में काफी दक्षता हासिल कर ली थी। तो पिछले कई वर्षों से जो है वहां पर मीडिया सेंटर के चेयरपर्सन। तो वो भी संस्कृत के व्यक्ति थे, हालांकि फिलोसफी को उन्होंने काफी डेवलप किया, हिस्ट्री में गए, वहां फिलोसफी की चेयर पे गए, लेकिन मीडिया को छोड़ा नहीं, मीडिया को पकड़े रखा। तो मीडिया एक बहुत बड़ा फील्ड है और आने वाले में आप देख ही रहे हैं सारे चैनल्स के माध्यम से कि एक बड़ा फील्ड हो सकता है।
आप लेखक बन सकते हैं। हमारे कुछ मित्र प्रकाशक बने, हमारे साथ पीएचडी किया। प्रतिभा प्रकाशन है शक्तिनगर में, मेरे मित्र हैं राधेश्याम शुक्ला। उन्होंने, चूंकि वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी से उन्होंने पुस्तकें सप्लाई करना शुरू किया कॉलेज एज में, और वहां से उनको लगा कि ये भी एक अच्छा फील्ड है। आज वो बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों का प्रकाशन करते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और पौरोहित्य तो है ही है, लेकिन पौरोहित्य की स्थिति बहुत ठीक नहीं है हमारे अब इस समय। अच्छे पुरोहित मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, और वो फील्ड भी अच्छा है कुछ लोगों के लिए कि अगर उसमें भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो भी अच्छे लोगों की उसमें आवश्यकता है। आप प्रवाचक, कथावाचक हो सकते हैं, संगीतज्ञ होते हैं। प्रीति ने जो वंदना सुनाई थी, बहुत सुंदर स्वर में सुनाई थी। तो हमारे साथ में ही एक एमफिल में स्टूडेंट आई थी, हम जब पीएचडी कर रहे थे, सुभद्रा देसाई। वो इतनी अच्छी संस्कृत की संगीतज्ञ है, उसके बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमने इंकरेज किया कि नहीं, आप इसी फील्ड को अपना लीजिए। सबके लिए अध्यापन में जाना संभव भी नहीं है और जगह भी नहीं है। तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं, आईजीएनसी से उनके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो संगीत जो है, चूंकि मीटर और म्यूजिक, ये हमने एक पेपर रखा था कि बेसिक ट्रेनिंग हो जाए, लेकिन आप इसको अपने आप भी डेवलप कर सकते हैं। किसी संगीत विद्यालय से संपर्क करके वहां से कुछ ट्रेनिंग ले सकते हैं। और लिटरेचर आपके पास संस्कृत का है, तो एक अच्छे संगीतज्ञ के रूप में, नीतिज्ञ के रूप में, समाज सुधारक के रूप में आपको नेता बनना है, कहीं नेत्री बनना है, तो संस्कृत के अगर 100 अच्छे नीति के श्लोक आपको आते हैं, याद हैं, कंठस्थ हैं, कहीं भाषण करते हैं, 2-4 श्लोक कोट करते हैं, तो लोग कहेंगे कि वाह, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो भी संस्कृत के लिए एक फील्ड है। और आप अच्छे उद्योगपति बन सकते, आप व्यापारी बन सकते हैं। वो तो इसके लिए तो कोई ऐसा स्पेसिफिक फील्ड नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि संस्कृत के साथ मेरा तो जितने हजार तो हमने आशा जी ने पढ़ाया होगा, मेरा तो कोई विद्यार्थी आज तक कहीं मुझे बेरोजगार दिखा नहीं। सबको रोजगार मिलता है, अपनी क्षमता के हिसाब से मिलता है, जितनी आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से मिलता है। कम से कम एक भारत के सभ्य नागरिक होने की शिक्षा तो संस्कृत देती है। अगर आप एक सभ्य नागरिक, एक अच्छे नागरिक, संस्कारी नागरिक बनते हैं तो समाज आपको इज्जत देता है। तो इसलिए रोजगार तो मिलता ही मिलता है। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। संक्षेप में मैंने जो बात रखी है, और समय भी मेरे ख्याल से 1 बज चुका है। मुझे विश्वविद्यालय के लिए निकलना है। कोई 2-4 प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी आशा जी, मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। सर, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए। सर, जैसे हमको आकाशवाणी या फिर मीडिया में जाना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कि प्रोसीजर हमको कैसे, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे जा सकते हैं? पहले ये बताइए कि आप अंडर ग्रेजुएट की छात्रा हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा हैं? अंडर ग्रेजुएट। तो पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद में ये अखबारों में सारी एडवर्टाइजमेंट निकलती रहती है, और दूरदर्शन की, प्रसार भारती की वेबसाइट्स वगैरह में भी जब जब वो मांगते हैं, वो साल में 1 आध बार ही जो है उसके लिए स्वर परीक्षा करते हैं। पिछली बार हो चुका है, जिसमें मेरा एक रिसर्च स्कॉलर आया ही था, तो हमने उसको थोड़ा उत्साहित किया, तो वो उसका सिलेक्शन हुआ। तो वो निकलती रहती हैं। आप इसमें अपने जो आपके कैरियर काउंसलर हैं कॉलेज में, हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग बहुत जबरदस्त है जामिया में। हमारे डिपार्टमेंट में मेरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं धनंजय मणि त्रिपाठी, वो हर महीने उनकी मीटिंग होती है कैरियर काउंसलिंग के लिए। हर डिपार्टमेंट का एक प्रतिनिधि होता है, उसको ये बताया जाता है कि यहाँ यहाँ इतनी इतनी नौकरियां आई हुई हैं, तो उसके लिए बच्चों को हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये कॉलेज में भी होता है। तो मोनिका जी हैं, आशा जी हैं, ये लोग भी आपको ध्यान में रखेंगे। और न्यूज पेपर्स वगैरह में आप देखते रहिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता है। मेरे घर में 40 वर्षों से एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है, चाहे मैं उसको पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ, कभी कभी पढ़ता हूँ तो, लेकिन आता है। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी नौकरियां आती है, तो दूसरे को हम सजेस्ट कर देते हैं, देखो यहाँ पर निकली है, ये निकली है, इसमें अप्लाई करो, इसको अपनाइए। जी ओके सर, थैंक यू सर। और कोई? जी सर। सर, लिपि पाठक के लिए जो होता है, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? बेटा ऐसा है कि आप ग्रेजुएशन, आप भी अंडर ग्रेजुएट की छात्रा हैं? जी सर। आप लोग ऐसा करिए कि आप अपने किसी प्राध्यापिका के साथ एक बार आप जाइए वहां IGNCA में, ठीक है, नहीं, विजिट करिए।
IGNCA नेशनल आर्काइव और नेशनल म्यूजियम ये बिल्कुल आसपास में है। एक बार वहां जाइए, वहां पर वहां के जो हैं बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग वहां काम करते हैं। डॉक्टर अद्वैत वादिनी कौल हैं, डॉक्टर सुषमा जट्टू हैं, डॉक्टर सुधीर लाल हैं, वहां के डीन हैं डॉक्टर रमेश गौड़ हैं। तो इन सब से मिल करके जरा उनसे पता करिए कि ये कब कब निकलता है। वहां पर उनके शारदा स्क्रिप्ट के लिए लेवल 1 लेवल 2 कीर्तिकांत शर्मा है, आप उनसे मिलिए, वो पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं एक बार चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वो शारदा के लिए लेवल 1 लेवल 2 ऐसी दूसरी ब्राह्मी के लिए वो कराते हैं। वो आप ये बात कर सकते हैं वहां पर, और वो पार्ट टाइम कोर्स होते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए साथ साथ में, वो भी आप कर सकते हैं। ओके सर जी। और कोई? हाँ मोनिका जी, अब आप आगे बढ़िए। धन्यवाद सर। सर जैसा कि अभी आपने जानकारी दी कि IGNCA से ये जानकारी बच्चों को पहले भी हम लोग ले जा चुके हैं 2-3 वर्ष पूर्व। वहां पे मेन्यू स्क्रिप्ट और पांडुलिपि को किस तरह से सुरक्षित रखा गया, इसकी बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने हमें दी थी। बिल्कुल, तो बच्चे इससे बहुत लाभान्वित हुए थे। हाँ, हाँ। और सर आपने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए रोजपरक जो हमारा मार्गदर्शन किया, और आपने बच्चों को ये बात बताई कि संस्कृत का अध्ययन करके छात्र अनेक क्षेत्रों में जा सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे मार्ग उन्हें सुझाए, समाचार संपादक का क्षेत्र है या न्यूज रीडर का क्षेत्र है, ज्योतिष परामर्श का क्षेत्र है, अध्यापन, ट्रांसलेटर, लेखक, बहुत से क्षेत्र हैं, मीडिया की फील्ड में, संगीत के क्षेत्र में, समाज सुधारक के रूप में, और इसके अतिरिक्त अध्यापन, वास्तुकार, सलाहकार, आर्किटेक्ट की फील्ड में, और लिपि पाठक के रूप में। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें छात्र अपना रोजगार या अपना करियर बना सकते हैं। तो आज का सर का व्याख्यान सुनने के बाद अब शायद कोई भी छात्र ये नहीं कहेगा कि संस्कृत पढ़कर हम क्या करेंगे, क्योंकि सर ने आज इतने मार्ग हमें सुझा दिए हैं कि बच्चा या छात्र ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मैं किस क्षेत्र में जाऊं। संस्कृत के तो इतने सारे मार्ग हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। और अब जैसा कि ये कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर हो चुका है, तो मैं संस्कृत विभाग के डॉक्टर कुलदीप कुमार सहगल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम का औपचारिक समापन करें। कुलदीप सहगल सर। सर आप कुलदीप सर जी ज्वाइन। मैं आशा मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम का औपचारिक समापन करें। डॉक्टर आशा मैम। रिस्पेक्टेड मैडम प्रिंसिपल प्रोफेसर गिरीश पंत जी, मेरे सभी विभागीय सहयोगी गण व सभी विद्यार्थी गणों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, और विशेष रूप से मैडम का, जिनका सहयोग और प्रेरणा ही हमारा पाथेय है। और वस्तुतः आज इतने अच्छे वक्तव्य के साथ संस्कृत के रोजगार क्षेत्र को पंत जी ने स्पष्ट किया, उससे निश्चय ही सभी छात्र लाभान्वित होंगे, और उनका एक मार्गदर्शन जो होना चाहिए बच्चों का। और सबसे अच्छी बात जो आज मुझे लगी कि सिलेबस जो उन्होंने बनाया है विश्वविद्यालय ने, और सिलेबस के माध्यम से बच्चे किस तरह से अपने विषय को चुन सकते हैं, विषय की ओर जा सकते हैं, उसका बहुत अच्छा उन्होंने आज यहाँ हमारे बीच अपना वक्तव्य दिया। और इससे सभी विद्यार्थी अब ये नहीं कहेंगे कि हम संस्कृत पढ़कर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, हमने तो ऐसे ही ले ली है, ग्रेजुएशन करनी थी। अब शायद उन्हें एक सोचने की एक दिशा मिली है।
इसके लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मूलतः तो मोनिका जी ने बहुत कुछ उनका संक्षिप्त रूप बता ही दिया है और मैं अंत में उनका आभार प्रकट करती हूँ और ऐसी आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हम वास्तु वगैरह के लिए उन्हें जरूर आमंत्रित करेंगे। वास्तु विषयक जब भी हमारा एक प्रोग्राम हम कराएंगे, एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम या ज्योतिष या स्किल डेवलपमेंट का, तो मैं चाहूंगी कि वो हमारे बीच अवश्य रहें। और आज उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि संस्कृत ही हमारी संस्कृति का आधार है और जो हमारा लक्ष्य है वो हम संस्कृत पढ़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संस्कृत पढ़कर भी हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़कर करते हैं। और अंत में अपने विभागीय सहयोगियों का भी धन्यवाद जिन्होंने अपने अपने योगदान से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। सभी को नमस्कार। और मुझे यूनिवर्सिटी के लिए निकलना, अभी तो मैं घर में बैठा हूँ तो जी 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर। तो अब मैं कार्यक्रम का समापन करती हूँ। भूल गई मैं, तो कुलदीप को बोलना था, कुलदीप गाया को ले ली। अब तो सब जा चुके हैं। मैम लेफ्ट कर दे। हाँ आप लोग लेफ्ट कर सकती हैं। ओके मैम।